नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। आईआईटी रुड़की में G20 इम्पैक्ट समिट कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की अध्यक्षता। कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को मिली बड़ी जिम्मेदारी, छत्तीसगढ़ का बनाया गया सीनियर ऑब्जर्वर। उत्तराखंड में भी बढ़ा प्रीतम सिंह का कद, केंद्रीय नेतृत्व ने जताया भरोसा। बद्रीनाथ में निर्माणाधीन पुल अलकनंदा में गिरा, एक मजदूर को बचाया, दूसरी नदी में बहा। सर्च अभियान में जुटा प्रशासन। हरिद्वार पुलिस का महिला के मर्डर के खुलासे का दावा, आरोपी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोनों एक ही कंपनी में करते थे काम, गला दबाकर है हत्या का आरोप। उत्तराखंड में मेवात हिंसा को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। आईआईटी रुड़की में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध परिवर्तनकारी कार्यक्रम G20 इम्पैक्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दीक्षांत समारोह हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलन कर किया, जिसका समापन दोपहर 3 बजे हुआ। और कार्यक्रम के अन्य सत्र 3 अगस्त को आईआईटी रुड़की परिसर स्थित मैक ऑडिटोरियम में चलेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाह दिवंगत मदन दास देवी की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। सीएम धामी ने दिवंगत मदन दास देवी के चित्र के ऊपर पुष्प अर्पित करके उनके निधन को अपूरणीय क्षति बताया। श्रद्धांजलि सभा में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि मोहनदास देवी के निधन के बाद उनका परिवार अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुंचा था। हर की पौड़ी पर अस्थियों का विसर्जन किया गया और भीमखोड़ा स्थित एक आश्रम में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। आप जानते हैं कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने और गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। उस समय गोल्ड मेडल हासिल करना और उसके बाद उन्होंने अपना जीवन जो आर्थिक रूप से जो हर आदमी अपने कैरियर की चिंता करता है वो न करके उन्होंने अपना कैरियर सिर्फ राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। अपना एक एक क्षण राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया। और उन्होंने जिस प्रकार से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, क्योंकि मैं तो विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ, और उनका जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को, विद्यार्थियों को संगठित करके और देश सेवा में लगाने का काम किया, उनको संगठित करने का काम किया। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह तक आपका जीवन रहा और जिस प्रकार से आपका काम करने की शैली थी, और मैं कह सकता हूं कि उनके जाने से हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक क्षति हुई है। अभी हमने स्वर्गीय मदन दास जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा है, महाजनों ये न गता सपंथा, तो महापुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर हम चलें, यही प्रेरणा यहाँ से मिली है और सभी ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह को केंद्रीय नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। वहीं हाईकमान ने उन्हें छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्य के लिए विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया है। बता दें कि प्रीतम सिंह ने इस जिम्मेदारी के लिए हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार आने का दावा किया है। दायित्व मुझे मिला है, इस दायित्व के निर्वहन में मुझे आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने अब मुझे जो दायित्व दिया है, मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी
कि मैं इस दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करने का काम करूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही है, उस सरकार ने पंक्ति में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया। हरियाणा के नुह मेवात में धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव की घटना से हिंदूवादी संगठनों ने डोईवाला में घटना के विरोध में प्रदर्शन किया और पुतला जलाकर अपना विरोध जताते हुए तहसील परिसर में पहुंचे। वहीं दोषियों के ऊपर कार्यवाही की मांग को लेकर एसडीएम डोईवाला के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई। बता दें कि प्रदर्शन करने वालों में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ भाजपा के लोगों ने शिरकत करते हुए मेवात की घटना के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। में जो हमारे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे जो ये घटना घटी है, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको सजा की जाए। तो मेवाड़ में दंगा हुआ है, उसके लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे इसके खिलाफ। मेवात में यात्रा के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई हिंसा से नाराज बजरंगियों ने हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर दिया धरना। धरने के दौरान हिंदुत्व को जगाने का काम करते हुए नजर आए बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुज और बजरंग दल के कार्यकर्ता। वहीं अनुज वालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि मेवात में जिस तरीके से घटना हुई है उससे ये साफ हो जाता है कि इस्लामी धर्म के लोग कब से तैयारी कर बैठे थे। उन्होंने बताया कि हिंदू अभी जागा नहीं तो आने वाला समय हिंदुओं के लिए नासूर बन जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम पूजा करना जानते हैं, माला जपना जानते हैं तो भारत चलाना भी जानते हैं। मेवात में जो हिंदू धार्मिक यात्रा के ऊपर हमला करके जो नरसंहार किया गया, जो क्रूरतापूर्वक इस्लामी जिहाद ने अपना चेहरा दिखाया है कि कितनी बड़ी योजना के साथ, कितनी बड़ी तैयारी के साथ वो पहले से बैठे थे। पूरे देश भर में कई घटनाएं हुई हैं जो धार्मिक यात्राओं को टारगेट किया जा रहा है। आज देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है, तब उसे धार्मिक यात्राएं करने के लिए प्रतिबंधित किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। जब ये लोग शक्ति में होंगे, जब इनकी सरकारें होंगी तो ये हमारे घरों में घुसकर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम और हिंदुओं की हत्याएं करने का काम करेंगे। अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो आने वाला भविष्य, हमारे बच्चों की जिंदगियां बहुत खतरे में होंगी। इसलिए ये खड़े होकर अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं। तो प्रत्येक हिंदू समाज को इनका सहयोग करना चाहिए और इनके साथ खड़े होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने देहरादून जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। शुरुआत में ज्ञापन लेने आए एडीएम से हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की नोकझोंक भी हो गई। कार्यकर्ता इस जिद पर अड़े हुए थे कि ज्ञापन एडीएम नहीं बल्कि डीएम को ही सौंपा जाएगा। काफी देर तक जिलाधिकारी के न आने पर हिंदू परिषद के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर की सड़कें भी जाम कर दी। बता दें कि हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता धार्मिक ब्रिज मंडल यात्रा मेवात के नुह में नलहड़ शिव मंदिर में इस्लामिक जिहादियों के द्वारा हिंसा के विरोध में ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। ये ज्ञापन हर प्रदेश से जिलाधिकारी कार्यालय से के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा गया। महोदय, हिंदू पीड़ा मजाक बनकर रह गई है और ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है। जिलाधिकारी महोदया आधे घंटे की प्रतीक्षा कराकर पीड़ित हिंदू समाज को समय देने के लिए बड़ी मुश्किल से आई है और उनका व्यवहार इस प्रकार से है कि जितने हताहत हिंदू समाज के लोग हुए हैं, जिस प्रकार की पथराव आगजनी हिंदू समाज को हुई है, वो हंस रही हैं। एडीएम साहब का कहना है अगर आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है मौके पर जाइए और जिस प्रकार का वो प्रतिकार करना है वहां कीजिए। यहाँ क्यों प्रदर्शन करते हैं? इस प्रकार के भाव से अगर प्रशासन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रीट करेगा, हिंदू समाज को ट्रीट करेगा, कहीं न कहीं हिंदू समाज के आक्रोश का यह ज्वालामुखी फट पड़ेगा और यह सब ब्यूरोक्रेसी ध्वस्त हो जाएगी। जिस प्रकार की मौज ये बंद कमरों में बैठकर ले रहे हैं, यह चिंता का विषय है। हिंदू समाज को और कुचला जा रहा है, उनको दहन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं, पत्थरों में मारा जा रहा है। उस सब की जिम्मेदारी इस प्रशासन पर ही तो है।
कुछ दिनों पहले शुक्रवार में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के दिए गए बयान पर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आज रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर सैनी समाज, कश्यप समाज और त्यागी समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर मोदी, योगी और स्वतंत्र देव सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद योगी सरकार का पुतला भी फूंका गया। इस दौरान सभी समाज के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी को अपनी सरकार के कैबिनेट मंत्री को जल्द से जल्द बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों से सभी लोग आहत हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने ये बयान दिया सार्वजनिक तौर पर मंच से कि 2017 से पहले सैनी, कश्यप और त्यागी जाति की लड़कियां उठा ली जाती थी और अपहरण सैनी, त्यागी और कश्यप समाज की लड़कियां उठा ली जाती थी और रेप के बाद उनकी हत्या कर दी जाती थी, रिपोर्ट दर्ज तक नहीं होती। हमारा कहना है कि आपने योगी जी की मौजूदगी में जो आपत्तिजनक बयान दिया है वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है कि 2017 से पूर्व सैनी समाज, त्यागी समाज और कश्यप समाज की बहू बेटियों को कोई भी उठा लेता था, अपहरण कर लेता था और उसकी हत्या कर देता था और उसके मुकदमे भी पंजीकृत नहीं होते। तो योगी जी वहाँ मौजूद हैं, वो कहते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, सबका वो। अरे भाई, तुम बिरादरियों को अपमानित कर रहे हैं आपकी मौजूदगी में। आप ये कह सकते थे कि 2017 से पहले घटना ज्यादा थी, आज कम होगी। आप क्यों कह रहे हैं तीन बिरादरी को? आप इतना हमारा वजूद इतना हल्का मानते। एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के द्वारा जिले में आ रहे बाहरी व्यक्तियों का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के आदेश जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को दिए गए हैं, जिसके बाद चंपावत पुलिस पूरे चंपावत जिले में बाहरी व्यक्तियों, मजदूरों और फेरी वालों को सत्यापन करने में जुट गई है। लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने बताया कि एसपी चंपावत के निर्देश पर लोहाघाट थाना क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया गया है। अभियान के तहत बाहरी राज्यों से आने वाले मजदूरों, फेरी वालों का सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र के सभी भवन स्वामियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि उनके भवन में कोई बाहरी व्यक्ति रहता है तो उसका सत्यापन अनिवार्य रूप से करवाएं। एसओ खत्री ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय चंपावत के आदेश के अनुपालन में हमारे पूरे जनपद में जो है सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। जो भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पे निवास कर रहे हैं, चाहे वो किसी दुकान में काम कर रहे हैं या किसी अन्य काम से आए हैं या यहाँ पे किराएदार के रूप में रह रहे हैं, तो उनके सत्यापन की कार्रवाई जो है यहाँ पे की जा रही है। और इसमें जो है हम लोग के द्वारा उनके जो संबंधित थाने वहाँ से भी रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और उसके पश्चात यहाँ पे सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। मेरी आपके माध्यम से अपील है कि आप लोग के अगर किराए पे यहाँ पे कोई रह रहा है तो उसका सत्यापन जरूर कराएं, अन्यथा जो है हमारे द्वारा पुलिस एक्ट में जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंकें। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन
डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में संदिग्ध हालातों में एक महिला की मृत्यु होने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि मृतक महिला 3 माह की गर्भवती भी थी। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है और मुकदमा पंजीकृत करा दिया है, जिसकी अब देहरादून पुलिस तफ्तीश कर रही है। देहरादून एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद महिला को प्रताड़ित करने का काम करते थे, जिसके आधार पर विवेचना की जा रही है। मृतक महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। वहीं ये हत्या है या सुसाइड, इसका पुलिस पता लगा रही है। देखिए, थाना वसंत विहार में सूचना मिली थी जिस पर कि जो कंप्लेनेंट हैं उनके द्वारा एक एप्लीकेशन भी दी गई है, जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी बहन की शादी 2022 में हुई थी और शादी के बाद से ही उसका पति और उसके घर वालों द्वारा उसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। और इसके पश्चात कल 1 तारीख को जो है उसके पति, उसकी सास और ननद द्वारा जो है उसकी हत्या कारित कर दी गई और उसके बाद मृत्यु के पश्चात उनको घर वालों को सही सूचना भी नहीं दी गई। इस संबंध में उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिस पर कि मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 304B IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके पश्चात विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और जो अभियुक्त है उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम, पति की गिरफ्तारी को लेकर देखिए, अभी तो विवेचना चल रही है और विवेचक क्योंकि क्षेत्राधिकारी नगर है, उनके द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, तो उसके बाद ही जो है उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ब्रीड फीडिंग सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में मनाया जाता है। राजधानी देहरादून के निजी चिकित्सालय में ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को विश्व स्तनपान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज के समय में महिलाओं को स्तनपान के लिए जागरूक होना जरूरी है। अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। और ये बहुत ही ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना, खासकर आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है। जिस तरह से हमारे बच्चे जो कि नवजात शिशु समय पर जिनका जन्म होता है, उनके लिए माँ का दूध बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे। हमारी पीढ़ियाँ पुष्ट रहेंगी तो ये समाज, मैं समझती हूँ कि स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा। और जो है अधिकतर यहाँ पे अधिकतर संस्थाओं के द्वारा, हॉस्पिटल्स के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ में आज कनिष्क हॉस्पिटल के द्वारा भी यहाँ पे डॉक्टर हमारे जो डायरेक्टर हैं मुकेश कुमार गुप्ता जी और डॉक्टर रितु गुप्ता जी के द्वारा भी यहाँ पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मंगलवार को विकासखंड सभागार थराली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 119 शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से 71 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। तहसील दिवस पर मुख्य समस्याएं बदहाल सड़कों और बिजली पानी और से जुड़ी रही। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने थराली की लाइफलाइन कही जाने वाली थराली मोटर पुल के 2 माह से बड़े वाहनों के आवागमन के लिए बंद किए जाने पर आक्रोश जताया, जिस पर जिलाधिकारी चमोली ने लोक निर्माण विभाग को जल्द से जल्द मोटर पुल के मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के निर्देश दिए। तहसील दिवस पर एनपीसीसी विभाग की ओर से कोई भी जिलाधिकारी मौजूद न होने पर जिलाधिकारी चमोली हिमांशु खुराना ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और एनसीपीसी पर कार्यवाही की बात कही।
थराली तहसील हेतु तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 119 शिकायतें प्राप्त हुई और इसमें से हम 71 का तो हमने मौके पे ही निस्तारण किया और शेष शिकायतों के लिए हमने विभागों को निर्देशित किया है कि वो तत्काल इसकी कार्ययोजना बनाकर जहाँ से भी, चाहे वो जनपद स्तर से है या शासन स्तर से है, उसमें फॉलोअप कर उसके निस्तारण के लिए अपनी तरफ से कार्रवाई करें। प्रमुखता से पीडब्ल्यूडी और पेयजल विभाग हेतु जो शिकायतें हैं वो यहाँ पर प्राप्त हुई और मैंने निर्देशित किया है कि हमारे स्तर से इसकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। में विगत कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का निर्माण कार्य चल रहा है। वहीं आज ब्रह्म कपाल के पास निर्माणाधीन पुल अचानक भरभराकर अलकनंदा में जा गिरा। हादसे के दौरान पुल पर 2 मजदूर कार्य कर रहे थे, जिसमें से दोनों मजदूर अलकनंदा नदी में समा गए हैं। वहीं एक मजदूर को बचा लिया गया है और दूसरा मजदूर नदी के तेज बहाव में बह गया। बता दें कि जोशीमठ के उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी के अनुसार बहे मजदूर को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक मजदूर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रौंदी गाँव का रहने वाला है। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन भंडारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, क्या बताएंगे? 2 मजदूर जो है उनके नदी में डूबने की सूचना आ रही है, एक को बचा लिया गया है, दूसरा जो मजदूर है उसका क्या कुछ पता लग पाया है? क्या कुछ जो टीम है वो जो मजदूर को ढूंढ रही है, क्या जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि भू वैकुंठ नगरी बद्री धाम में विगत कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत मास्टर प्लान का जो निर्माण कार्य किया जा रहा है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि आज करीबन 2 बजे के आसपास भू वैकुंठ नगरी बद्री धाम में एक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि भू वैकुंठ नगरी बद्री धाम में 2:30 बजे के आसपास एक पुल था, जो पुल ब्रह्म कपाल के समीप बनाया गया था कंपनी के द्वारा। उस कंपनी के पुल में करीबन 2 मजदूर फिलहाल वहां पर बताए जा रहे कार्य कर रहे थे, जिसमें से एक मजदूर यूपी का बताया जा रहा है, वो जो है कि नदी में समा गया है और जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया। जी नवीन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देहरादून के विकास नगर स्थित साहिया समालटा मोटर मार्ग 7 दिन बाद सुचारू हो गया है। मार्ग को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है। भू धसाव के कारण मार्ग का 300 मीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं के लिए बेड बढ़ाए जाएंगे। हाल ही में सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बेड पर 2 महिलाओं को रखना पड़ रहा था। अस्पताल के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि दून हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कंबाइंड हेल्थ सेंटर में डिलीवरी की व्यवस्था होती तो अस्पताल में मरीजों को इतना दबाव नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि स्त्री रोग विभाग में गर्भवती महिलाओं और प्रसूताओं के लिए बेड बढ़ाए जा रहे हैं ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं उन्हें मिल सके। इसको लेके बहुत ही एक मंथन हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास रोज़ाना 28 से 30 गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए आती हैं और उसमें उनका जो एक एवरेज ड्यूरेशन है स्टे का वो 4 से 5 दिन लगता है। नॉर्मल डिलीवरी में 3 से 4 दिन और अगर सिजेरियन सेक्शन होता है तो 5 से 7 दिन तक। इसमें करीब 28 में से 7 या 8 हमारी सिजेरियन सेक्शन होते हैं, लेकिन बाकी 20 के आसपास नॉर्मल डिलीवरी होती है। और यहाँ पर अगेन बार बार मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर थोड़े से और स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो उस तरह की भीड़ यहाँ पर कम आएगी। रुड़की के इकबालपुर क्षेत्र के खाताखेड़ी में वरिष्ठ कांग्रेस नेता के द्वारा अपने कैंप कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और समाजसेवी मोहम्मद आदिल फरीदी ने बताया कि आने वाली 6 अगस्त को उनके कैंप कार्यालय पर देहरादून से महंत इंद्रेश अस्पताल की 25 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम के द्वारा एक विशाल निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस समय क्षेत्र में आई फ्लू की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी चपेट में छोटे बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी आ रहे हैं, जिसके चलते उनके अनुरोध पर देहरादून से महंत इंद्रेश अस्पताल की टीम के द्वारा 6 अगस्त को उनके कैंप कार्यालय पर निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा।
निवास ग्राम खत्ता खेड़ी में मेरे कैंप कार्यालय पर आज प्रेस वार्ता का एक आयोजन किया। इसमें महत इंद्रेश की ओर से मेरे कैंप पे कार्यालय पे 6 तारीख में एक कैंप लग रहा है, जिसमें लोगों ने मुझे से चर्चा की कि बहुत तेज़ी से आई फ्लू की बीमारी फैल रही है और आंख लाल हो रही है, खुजली आ रही है। उससे देखते हुए उस मद्देनज़र मैंने ये चर्चा अपने महत इंद्रेश स्टाफ से की। उसमें मेरे बड़े भाई सुमित प्रजापति जी है, उन्होंने एकदम इसमें संज्ञान लेके मुझे एक कैंप का अवसर प्रदान किया मेरे घर पे, कि इसमें पहले भी कैंप लगा था, उसमें भी बहुत लोगों ने लाभ उठाया था। जिसकी भी आंख में लालीपन आ रहा हो, खाज खुजली हो। डोईवाला के ब्लॉक परिसर में आजीविका मिशन योजना से जुड़ी तमाम महिला समूहों को उत्तराखंड सरकार ने 5 लाख रुपए का अनुदान दिया, जिसके बाद महिला समूहों ने स्वरोजगार स्थापित करते हुए आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं के साथ मिलकर रोजगार की शुरुआत की। दूधली की सफलता महिला समूह ने कैंटीन का प्रस्ताव क्लस्टर को दिया था, जिसके बाद आज इस कैंटीन की शुरुआत देहरादून के एडीएम प्रशासन शिव कुमार बरनवाल के द्वारा किया गया। महिला समूह को अब इस कैंटीन के माध्यम से रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही समूह की आय में भी वृद्धि होगी, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इन्होंने मोमोज का भी सोचा है, चाउमीन वगैरह जो चाइनीज़ आइटम खाना चाहेगा वो भी रहेगा, चाय वगैरह रहेगी। इनके लिए ये सोचा है हमने कि साफ़ सफाई रहेगी, क्वालिटी में अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी तभी लोग यहाँ पर खाने के लिए आएंगे और थोड़ा सस्ते दामों में मिलेगा, तभी इनकम भी होगी और लोग खाएंगे भी। तो सोचा तो यही है कि जो उचित दर पर यहाँ पर सामान बेचा जाएगा। इसका उद्घाटन किया गया। ये कैंटीन संचालित होगी इस डोईवाला ब्लॉक के परिसर में, और चूँकि यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण ऑफिसेज जो इस तहसील और ब्लॉक के यहाँ पर स्थित हैं, ब्लॉक है, तहसील है, हमारा नगर पालिका है, कोर्ट है, बार एसोसिएशन है, उसके साथ साथ जो हमारा थाना है, और इसके कारण ये बहुत ही मुझे लगता है कि यदि बढ़िया क्वालिटी ये सब मेंटेन रखेंगे, बहुत ही सफल क्लस्टर इनका रहेगा और लोगों को सुविधाएं भी सस्ते दर में भोजन उपलब्ध मिलेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।